हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी में इसके पहले वाले वीडियो में हमने जहाँ तक अध्ययन किया था उसके आगे इसमें से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी पहला ये टॉपिक है हमारा जैव उर्वरक। जो जैविक जो उर्वरक हैं, जैव उर्वरक हैं, वो उसके विषय में जो कंटेंट है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वो दिए गए हैं कि एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा। उपर्युक्त में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसमें से देखिए अजोला और नीलहरित शैवाल, इन दोनों का उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक की तरह। जैव उर्वरक ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो इनमें से जैव उर्वरक का स्रोत क्या है? अजोला है। यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक का काम करता है अजोला। मतलब कि यूरिया, 2,4-D और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और एजोला, इनमें से अजोला जो है ये जैव उर्वरक की तरह काम करता है। और यहाँ पर देखिए 2,4-D जो है ये कीटनाशी की तरह काम करता है। पशुओं, विशेषतः दुधारू पशुएं जो दूध देते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इनके अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अजोला। तो अजोला जो है वो एक तो जैव उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है, दूसरा ये पशुओं के आहार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जब ये अजोला पशुओं को खिलाया जाता है तो उनके दूध में वृद्धि हो जाती है, वो ज़्यादा दूध देने लगते हैं। सुमेलित करना है, नीलहरित शैवाल क्या है? जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा जो है वो माहू नियंत्रण है। माहू देखिए जो मसूर होती है, मसूर की फसल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हम माहू या माहू कहते हैं साधारण भाषा में। तो उसके नियंत्रण के लिए क्रायोसोपा का उपयोग किया जाता है। बायो 902 सरसों का कायक्लोन है। और एजोबैक्टर जो है वो एक जीवाणु है। वह फसल जिसमें नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है धान। अब देखिए, जो नीलहरित शैवाल है ये क्या करता है कि नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए इसका प्रयोग धान के खेतों में कर लिया जाता है। तो इससे धान की फसल को नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। नीलहरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किसमें? धान के खेतों में। अजोला एक अच्छा उर्वरक है। किसके साथ? देखिए, अजोला के साथ में अगर नीलहरित शैवाल को भी मिला दिया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा उर्वरक माना जाता है और इसका उपयोग फसलों की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी जो है वो नीलहरित शैवाल है। अर्थात नीलहरित शैवाल के साथ एजोला को मिला के फसलों को दिया जाता है। एजोला एक क्या है? एक जलीय फर्न है। ये है क्या? जलीय फर्न है अजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या है? अजोला। तो देखिए, इस तरह से कितनी बार ये प्रश्न डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी आने की बिल्कुल संभावना है। तो हमें याद रखना है कि अजोला जैव उर्वरक की तरह प्रयोग होता है नीलहरित शैवाल के साथ में मिलके। और मोस्टली जो नीलहरित शैवाल है वो धान की खेती में प्रयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। मतलब कि साइनोबैक्टीरिया भी जैव उर्वरक की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। मतलब कि फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता की वृद्धि की जाती है। किस किस रूप से ये की जा सकती है? उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। मतलब उर्वरक अगर बार बार दिए जाए, नाइट्रोजन से युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग से ऐसा कोई पदार्थ डाला जाए जिससे नाइट्रोजन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो तब भी वो नाइट्रोजन खेतों में रह सकती है। इसके साथ साथ में नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग, मतलब ऐसे उर्वरक प्रयोग किए जाएं जो तुरंत ही सारी नाइट्रोजन न छोड़ दें, बल्कि वो खेती में मतलब कि मिट्टी में लंबे समय तक नाइट्रोजन को बचा के रख सकें। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जो है वो है राइजोबियम जैपोनिकम।
तो राइजोबियम जैपोनिकम जो है वो सोयाबीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, मतलब कि ये जो खरपतवार क्या होते हैं कि जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल के अलावा जो अन्य तरह के शाक जो उग जाते हैं वो शाक होते हैं, तो ये 2,4-D खरपतवारनाशी है, उसको खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला अपना टॉपिक है कोशिका। कोशिका आप जानते हैं कि ये कार्यात्मक इकाई है और ये किसी भी जीव की एक मूल इकाई भी कहलाती है कोशिका। तो नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो हमारा डीएनए है वो डीएनए एक तो केंद्रक में पाया जाता है, मतलब उसके नाभिक में, और दूसरा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये डीएनए पाया जाता है। सही कथन में है देखिए कि विषाणु सम एकल तंतु तथा आरएनए अणु से बने होते हैं। मतलब कि विषाणु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। ये जोड़े के हिसाब से 23 होते हैं। इनमें जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण का काम करता है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब ये है कि किसी भी जीव की जो अब की संतति है उसमें बिल्कुल से परिवर्तन हो जाना, एकदम नई संतति का उत्पन्न हो जाना, उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन से अत्यधिक विविधता वाले जीव उत्पन्न होते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें? छिपकली में। देखिए छिपकली और मगरमच्छ ये ऐसे होते हैं कि इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इनके जो लिंग का निर्धारण है वो इनके टेम्परेचर के हिसाब से होता है। जो वहाँ का क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के हिसाब से छिपकली और मगरमच्छ के कि वो नर होंगे ये मादा होंगे, इस प्रकार से उनका निर्धारण क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है कोशिका भित्ति के कारण। मतलब कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। मतलब कि देखिए जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काय की बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज ही मतलब कि पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में जैविक पदार्थ जो है वो क्या है? सेलुलोज। क्योंकि सेलुलोज की ही सारे पौधे बने हैं, और पौधों की जो काफी ज्यादा संख्या है या फिर कहें उनकी ज्यादा क्वांटिटी है, तो इस प्रकार से सेलुलोज जैविक पदार्थ के रूप में पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो भोजन है उसका पाचन होता है या फिर कहें उसका जारण होता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्रदान होती है। पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। मतलब कि पीतपिंड की जो कोशिका संहति है वो क्या है? अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन एवं लिपिड की। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? ये है अंतःप्रदब्ध जालिका और राइबोसोम। देखिए जो अंतःप्रदब्ध जालिका होती है इसी में राइबोसोम इस प्रकार से लगे होते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, वो कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। और इसी के साथ चूंकि राइबोसोम किसमें लगे होते हैं? इनके कोश जो अंतःप्रदब्ध जालिका होता है इसमें चिपके होते हैं। तो इस प्रकार से अंतःप्रदब्ध जालिका और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इसमें ये दोनों उपयोगी हैं। लसिका कोशिकाएं बनती हैं कहाँ पे? ये तिल्ली में बनती है। मनुष्य का जो तिल्ली वाला भाग होता है उसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तंभ कोशिकाओं या स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, और इन कथनों में से बताना है कि कौन से कथन इनमें से सत्य है। तो देखिए पहला कथन है इसमें से,
बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, स्तंभ जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो निरंतर लाइव रहती हैं और ये किसी भी अंग को निर्माण करने में सहायक होती हैं, या फिर कह सकते हैं किसी भी अंग का निर्माण ये कर सकती हैं। तो इसमें जो पहला कथन था कि बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभन या मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, तो ये बात यहाँ पर सही है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी बात सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही जीवित रह सकती हैं, ये भी बात यहाँ पर सही है, क्योंकि ये खुद से अपना गुणन करती रहती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाएं या कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया है जिससे कि अनेक प्रकार के ऊतक विकसित किए जाते हैं, तो किए जा सकते हैं, तो ये भी बात सही है एकदम से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सारे कथन यहाँ पर सही हैं। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखिए, ये जो स्तंभ कोशिकाएं हैं, जिस प्रकार से हमने अभी चर्चा की कि ये निरंतर लाइव रहती हैं और इनसे शरीर का कोई भी अंग बनाया जा सकता है, तो इनको अगर ट्रांसफर करना है तो ये कैसे काम करती हैं? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकती हैं या करती हैं, तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में भी सक्षम होती हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु अर्थात प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है, इसके क्रेब्स चक्र कहते हैं। मतलब कि जो क्रेब्स चक्र है ये ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक चक्र होता है। मानव आकारिकी के विषय में बात करते हैं कि मानव का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या है। तो हमारे शरीर का अधिकतम जो भाग है वो किसका बना होता है? जल है। मतलब सबसे ज्यादा इसमें जल होता है, और जल का जो परसेंटेज है वो 65%। एक्चुअली ये 65 से 70% के बीच में मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है या तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन में से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। वयस्क मानव में होती हैं कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां। हालांकि शिशुओं में हड्डियां 300 तक होती हैं या 300 से भी ज्यादा हो सकती हैं। फिर इसके बाद जब वो वयस्क हो जाता है तो मानव कंकाल में जो अस्थियां हैं वो उनकी संख्या 206 हो जाती है, जो कि फिक्स ही रहती है। फिर 20 वर्ष की आयु में मानव के शरीर में जो हड्डियां हैं वो कितनी होंगी? 206 ही होंगी। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसका नाम क्या है? स्टेपिस है। और ये स्टेपिस जो हड्डी है ये कहाँ पे? कान पे पाई जाती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो जंघास्थिका होती है, या फिर फीमर भी कहते हैं इसको, जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? वो होती है 28। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम की मात्रा भी शरीर में काफी ज्यादा पाई जाती है। अभी हमने जैसे ऊपर चर्चा की, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम की ही सारी हड्डियां जो हैं वो मनुष्य में बनी हुई होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? वो ठोस हड्डियां होती हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, मतलब कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं क्या? आर्थोप्लास्टी। कशेरुक रज्जु स्पिनल कॉर्ड में से निकलती हैं कितनी? इसमें निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो हैं वो कशेरुकी रज्जु में होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर के लगभग पेशाब करता है, जो स्वस्थ होता है। और फिर ये पानी पीने के हिसाब से भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्वस्थता के हिसाब से इतनी पेशाब एक मनुष्य को एक दिन में होनी चाहिए। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक मतलब टिश्यू
जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु, मतलब कि लिगामेंट। दांतों में जमी परतें बनी होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं? आप दांतों को जैसे ऊपर से अगर खुरचें तो थोड़ी सी परत वो निकलेगी, वो किसकी बनी होती हैं? वो बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल एवं बैक्टीरिया से बनी होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं। मतलब कि जो नाखून है या बाल हैं, इनको काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि इनमें ब्लड का संचार नहीं होता और ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। मतलब कि यदि अस्थियों के निर्माण और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। यदि शरीर में कैल्शियम या फास्फोरस कम होने लगता है तो मनुष्य के जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं, मनुष्य की हड्डियां दर्द करने लगती हैं और दांत भी मनुष्य के खराब होने लगते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है वो है आयोडीन। मतलब कि जो आयोडीन है इनमें से, यानी कि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन, इनमें से जो आयोडीन है वो दांतों के लिए या फिर हड्डियों के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये सब दांतों के लिए या फिर हड्डियों के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांत कितने होते हैं? मतलब 20, यानी कि 20 दांत मनुष्य के दोबारा निकलते हैं। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंट्स में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंतवल्क। मतलब कि दांतों के ऊपर वाला जो भाग होता है दंतवल्क, ये सबसे ज्यादा मजबूत अंग होता है, यह मजबूत पदार्थ है शरीर का। मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां हैं वो होती हैं जबड़े की मांसपेशियां। सुमेलित करना है तो उरोस्थि, उरेस्थि का संबंध है स्टर्न से। जत्रुक का संबंध है क्लेविकल से। जानुफल का जो संबंध है वो है पैटेला से। और स्कंद फलक का संबंध है स्कैपुला से। मस्तिष्क जिम्मेदार है, देखिए मस्तिष्क किसके किस लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए। इन सारी क्रियाओं के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए नियंत्रण का काम कौन करता है? ये कशेरुक रज्जु करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपके पैर में यदि सुई चुभोई जाती है तो आप उस पर एक्शन करते हैं, उसको हटा लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई कीड़ा काटता है तो आप तेजी से हाथ को हटा लेते हैं। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये मस्तिष्क से सीधे कंट्रोल ना होके कहाँ से कंट्रोल होती हैं? कशेरुक रज्जु से ये कंट्रोल होती हैं। कशेरुक रज्जु, ये जो रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये इनकी जो सेंसेस है यहाँ से जुड़े होते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। सेरिब्रम देखिए, जो मनुष्य का ब्रेन होता है पूरा, उसका ये एक भाग होता है सेरिब्रम, और यहीं से मनुष्य की स्मरण क्षमता सुनिश्चित होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? ये होती है अंडवाहिनी पे। मतलब कि मनुष्य का जो निषेचन का प्रक्रम है वो स्त्रियों में अंडवाहिनी जो होती हैं वहां पर इनका निषेचन होता है। मानव शरीर का वह भाग जहां शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है वो कौन सा है? डिंबवाहिनी नली, वहीं पर ये निषेचन की क्रिया होती है। मादा जनन पथ पर पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? ये 1 से 2 दिन तक। तभी जब यदि मान लीजिए कोई अगर रेप के केस होते हैं तो उनको 1 से 2 दिन में टेस्ट करा के ये जाना जा सकता है कि किसी भी उसके साथ ये रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो 1 से 2 दिन तक वहां पर प्रेजेंट होते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह से। मतलब कि जो शिशु के बनने की जो प्रक्रिया है उसके 4th सप्ताह से वो उसका जो बच्चा होता है उसका दिल जो है वो स्पंदन करना शुरू कर देता है। वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है वो होता है उल्व। स्तनधारियों में श्वसन फुफ्फुस या फेफड़े से होता है, जो कि स्तनधारी जितने भी, चाहे वो मनुष्य हो या फिर मान लीजिए कोई भी पशु हो, तो फेफड़ों से उनका श्वसन होता है। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो है नाइट्रोजन,
क्योंकि देखिए नाइट्रोजन हम ना तो लेते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं, बाहर वैसी की वैसी नाइट्रोजन निकाल देते हैं, तो इस प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर बाकी जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें परिवर्तन होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, और जो हृदय है वो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है, रेस्ट करता है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयघात के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह हृदयघात से संबंधित नहीं है, वो है टांगों पे दर्द। बाकी देखिए जो सीने में दर्द है, ये पसीना आना, जी मिचलाना है, या फिर बाह में दर्द करना या झंझनाहट होना, ये सारे हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात के लक्षण होते हैं। बाकी टांगों में दर्द होना ये हृदयघात का लक्षण नहीं है। हृदयघात का सटीक लक्षण जो है वो है देखिए जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में दर्द होना या बाह में दर्द होना। जो हृदय होता है मनुष्य का वो कितना, वो 4 कोष्ठीय होता है, वो उसमें से 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं उनको अलिंद कहते हैं, नीचे वालों को निलय कहते हैं। तो 2 अलिंद 2 निलय, इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय स्तंभन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपजती है कहाँ पे, हृदय में। मतलब कि ये जो हृदय धड़कता है ये एक विद्युत तरंग के थ्रू धड़कता है, और ये जो विद्युत तरंग है ये कहाँ पे, हृदय में ही उपजती है। मानव कलाई यानी मनुष्य की जो कलाई है, इसकी नाड़ी जो है वो कितनी बार स्पंदन करती है, इसका रेट वही होता है जो हृदय के धड़कने का रेट होता है। अर्थात कि हृदय के धड़कने के बराबर ही मानव की कलाई जो है वो स्पंदन करती है। मानव शरीर का तापक्रम क्या है कि ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, अर्थात ये समतापी है, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है इसमें से पुरुष के शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर इस शरीर में ब्लड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। अब अगले हम वीडियो में रुधिर परिसंचरण तंत्र देखेंगे, और आगे वाले जो भी टॉपिक होंगे तो वो फ्रेंड्स देखेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स केमिस्ट्री के वीडियो हैं और जियोग्राफी के वीडियो हैं इसी पॉइंटर में, वो आप सारे पढ़ लें। और मेरा विश्वास है इसको आप एक बार जरूर सुने। अगर नहीं सुनना है, आप अगर किसी दूसरी किताब से अगर पढ़ रहे हैं तो उससे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सारे जो भी कंटेंट हैं ये वो हैं जो सारी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इनके आने की संभावना भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।